नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों, यह है पार्ट 11 एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर इंटरव्यू के लिए। अगर आपने इसके अब तक बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। दोस्तों, इन वीडियोस को आप 2-3 बार रिपीट जरूर कीजिएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले और चीज़ें आपको याद रहें, ताकि आप पैनल के सामने एक अच्छे से आंसर को दे पाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो रिलेटेड है इंटरनेशनल बैंकिंग और ट्रेड फाइनेंस से। इसके अलावा दोस्तों, आपको पता होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डेडिकेटेड ब्रांचेज हैं इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए, जो सिचुएटेड हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और कानपुर में। ये सभी ब्रांचेस डेडिकेटेड हैं लार्ज स्केल इंटरनेशनल कॉर्पोरेट बैंकिंग के लिए, ट्रेड फाइनेंस के लिए और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के लिए। दोस्तों, एज अ सीबीओ ऑफिसर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट भी करेगा कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। इस वीडियो में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं, जो रिलेटेड है इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन से, और जो पिछले एसबीआई के सर्कल बेस्ड ऑफिसर इंटरव्यू में पूछे भी गए हैं। तो ये दोस्तों, जितनी भी मेरी सीरीज है उसमें प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन का कहीं ना कहीं मैंने उसको लिया हुआ है। तो ये वीडियोस आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैंने कुछ और प्लेलिस्ट सजेस्ट की हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन को और एनहेंस किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज एंड टेल अस अबाउट द की पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन एन एलसी ट्रांजैक्शन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, लेटर ऑफ क्रेडिट एक रिटन कमिटमेंट होता है जो बैंक बायर की तरफ से इशू करता है। इसमें बैंक सेलर को पेमेंट की गारंटी देता है। बस कंडीशन ये होती है कि सेलर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली सबमिट करे। सिंपल वर्ड में समझें, इंटरनेशनल ट्रेड में बायर और सेलर अलग कंट्रीज में होते हैं, तो ट्रस्ट इशू हो सकता है। ऐसे में लेटर ऑफ क्रेडिट बायर के रिस्क को कम करता है और सेलर को पेमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यानी बायर की जगह बैंक की गारंटी आ जाती है। सर, लेटर ऑफ क्रेडिट यूसीपी 600 रूल्स के अकॉर्डिंग ऑपरेट करता है, जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इशू किए हैं। इसमें टोटल 39 आर्टिकल्स होते हैं और ये अराउंड 175 कंट्रीज में एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क है। अब अगर पार्टीज़ की बात करें तो लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज़ होती हैं। पहला होता है एप्लीकेंट। ये बायर होता है जो बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने का रिक्वेस्ट करता है। दूसरा होता है इशूइंग बैंक। ये बायर की तरफ से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है और पेमेंट गारंटी देता है। तीसरा होता है बेनिफिशियरी। ये सेलर होता है जिसे पेमेंट रिसीव होती है। फोर्थ होता है एडवाइजिंग बैंक। ये सेलर को लेटर ऑफ क्रेडिट की इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिसिटी कम्युनिकेट करता है। फिफ्थ होता है कंफर्मिंग बैंक। अगर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रिक्वायर्ड हो तो ये बैंक एडिशनल पेमेंट गारंटी प्रोवाइड करता है। और लास्ट में नेगोशिएटिंग बैंक होता है, जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है और कंप्लेंट होने पर पेमेंट रिलीज करता है। लास्ट होता है नेगोशिएटिंग बैंक, जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है और कंप्लाइंट होने पर पेमेंट रिलीज करता है। ओवरऑल सर, लेटर ऑफ क्रेडिट मैकेनिज्म बायर और सेलर दोनों को प्रोटेक्शन देता है और इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ और सिक्योर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन साइट एंड यूजेंस लेटर ऑफ क्रेडिट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, साइट और यूसेंस लेटर ऑफ क्रेडिट दोनों ही इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स रूल्स के अंदर ऑपरेट होते हैं। सबसे पहले अगर साइट लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें तो इसमें इशूइंग बैंक को पेमेंट इमीडिएटली करना होता है जब एक्सपोर्टर कंप्लाइंट डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, जैसे बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। इसका मेन बेनिफिट एक्सपोर्टर को मिलता है, क्योंकि उसे जल्दी पेमेंट रिसीव हो जाता है और लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। वहीं अगर यूजेंस लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें, जैसे डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट या टाइम लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है, इसमें बायर को एक क्रेडिट पीरियड मिलता है। ये पीरियड 30, 60 या 90 डेज का, कभी कभी 180 डेज तक भी हो सकता है, शिपमेंट या डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस के बाद। इससे इंपोर्टर को वर्किंग कैपिटल मैनेज करने में हेल्प मिलती है। एंड सर, इंडिया में दोनों टाइप्स के लेटर ऑफ क्रेडिट आरबीआई के फेमा 1999 रेगुलेशन के अंडर गवर्नड है। एसबीआई भी अपने कस्टमर को बोथ साइट और यूजेंस लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ सीबीओ यू विल रेगुलरली हैंडल नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज। कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट अ बैंक गारंटी इज एंड नेम इट्स की टाइप रेलेवेंट टू एसबीआई ब्रांचेस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें।
सर बैंक गारंटी एक नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी होती है जहां एसबीआई बेनिफिशियरी को अश्योरेंस देता है कि अगर हमारा कस्टमर अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करता तो बैंक उस लॉस को कंपनसेट करेगा। सिंपल वर्ड में बोलें, बैंक गारंटी बिजनेस ट्रस्ट बिल्ड करती है विदाउट इमीडिएटली ब्लॉकिंग द कस्टमर फंड। सर एसबीआई ब्रांच में मेनली 6 इंपॉर्टेंट टाइप की बैंक गारंटी हैंडल की जाती हैं। पहला है फाइनेंशियल गारंटी जो पेमेंट अश्योरेंस देती है। सेकंड है परफॉर्मेंस गारंटी जो इंश्योर करती है कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली कंप्लीट हो। थर्ड है एडवांस पेमेंट गारंटी, ये बायर को प्रोटेक्शन देती है जब वो एडवांस पेमेंट करता है। फोर्थ है बिड बॉन्ड या टेंडर गारंटी जो ईएमडी के सब्स्टिट्यूट के रूप में इशू की जाती है। फिफ्थ है डेफर्ड पेमेंट गारंटी जो मोस्टली कैपिटल इक्विपमेंट इंपोर्ट करने में यूज़ होती है, स्पेशली इंस्टॉलमेंट बेसिस ट्रांजिशन में। और सिक्स्थ है रिटेंशन मनी गारंटी जो कॉन्ट्रैक्टर्स को रिटेन फंड जल्दी रिसीव करने में हेल्प करती है। सर रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नॉर्मली बैंक गारंटी की मैच्योरिटी 10 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज अ सीबीओ मैं इंश्योर करूंगा कि हर बैंक गारंटी प्रॉपर क्रेडिट असेसमेंट, डॉक्यूमेंटेशन और रेगुलेटरी कंप्लायंस के अकॉर्डिंग ही इशू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट फेमा इज एंड व्हाट टाइप्स ऑफ अकाउंट आर एनआरआईज परमिटेड टू होल्ड इन इंडिया। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि इंडिया में होने वाले फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को रेगुलेट किया जा सके। फेमा ने पुराने और काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ फेरा को रिप्लेस किया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन आरबीआई करता है। सर फेमा का मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल पेमेंट को स्मूथली फैसिलिटेट करना और इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को प्रॉपरली मैनेज करना। सर फेमा के अकॉर्डिंग एनआरआईज रेगुलर सेविंग अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते। उनके लिए स्पेशली डिज़ाइंड अकाउंट होते हैं। मेनली 4 इंपॉर्टेंट अकाउंट टाइप्स होते हैं। पहला है एनआरआई अकाउंट यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। इसमें एनआरआई अपने फॉरेन अर्निंग डिपॉजिट करते हैं। इस अकाउंट का पैसा फुली रिपार्शिएबल होता है, मतलब इजीली अबोर्ड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसका इंटरेस्ट भी इंडिया में टैक्स फ्री होता है। दूसरा है एनआरओ अकाउंट यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ये इंडिया बेस्ड इनकम के लिए यूज़ होता है, जैसे रेंट, पेंशन या डिविडेंड इनकम। इसमें रिपार्टिएशन अलाउड होता है, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम $1 मिलियन तक। तीसरा है एफसीएनआर अकाउंट यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। ये फॉरेन करेंसी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है। इसमें डॉलर, यूरो, जापानीज और ऑस्ट्रेलियन डॉलर जैसी करेंसी मेंटेन की जाती हैं। इसका अमाउंट फुली रिपार्शिएबल होता है और इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। फोर्थ है आरएफसी अकाउंट यानी रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये मेनली रिटर्निंग एनआरआईज के लिए होता है ताकि वो अपनी फॉरेन करेंसी सेविंग इंडिया में मेंटेन कर सकें। सर एज अ सीबीओ इन अकाउंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम एनआरआई कस्टमर को बेटर सर्विस दे सकते हैं और फेमा कंप्लाइंस भी प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट स्विफ्ट इज एंड हाउ एसबीआई लेवरेज इट फॉर इट्स इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक सिक्योर ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क है जो दुनिया भर के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कनेक्टेड करता है। इसमें 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अराउंड 11,500 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड हैं। सर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्विफ्ट डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र नहीं करता। ये मेनली सिक्योर पेमेंट इंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल मैसेज बैंक के बीच ट्रांसमिट करता है। एक्चुअल फंड सेटलमेंट करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप के थ्रू होती है। अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई एक आरबीआई ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 है अंडर फेमा, इसीलिए एसबीआई इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशन में स्विफ्ट का एक्सटेंसिवली यूज़ करता है। सर एसबीआई स्विफ्ट का यूज़ आउटवर्ड रेमिटेंस और इनवर्ड रेमिटेंस के लिए करता है। इसके अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी और फॉरेन करेंसी लोन्स में भी स्विफ्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर एसबीआई का अपना प्राइमरी स्विफ्ट कोड है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। एसबीआई ने स्विफ्ट जीपीआई टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट की है। इसका बेनिफिट यह है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट काफ़ी फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। अराउंड 75% इंटरनेशनल पेमेंट 10 मिनट के अंदर सेटल हो जाते हैं। और सर रिसेंटली एसबीआई ने स्विफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके 40 कंट्री में नए इंटरनेशनल पेमेंट स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करने की डायरेक्शन में काम किया है। एसबीआई के 191 ओवरसीज ऑफिसेज 22 कंट्री में प्रेजेंट हैं
साथ ही एसबीआई ने आईएसओ 20022 स्टैंडर्ड भी अडॉप्ट किया है, जिससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फास्टर, ट्रांसपेरेंट और फुली कंप्लायंट बनते हैं। ओवरऑल सर, स्विफ्ट एसबीआई के ग्लोबल बैंकिंग ऑपरेशन का एक वेरी इंपॉर्टेंट बैकबोन है, जो सिक्योर और एफिशिएंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ नॉस्ट्रो अकाउंट एंड अ वॉस्ट्रो अकाउंट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट इंटरनेशनल बैंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इनका यूज़ मेनली फॉरेन ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेमेंट और रेमिटेंस के लिए किया जाता है। सर, नॉस्ट्रो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अर्स यानी हमारा। नॉस्ट्रो अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो एक इंडियन बैंक किसी फॉरेन बैंक के पास उस कंट्री की करेंसी में अकाउंट मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल सर, अगर एसबीआई किसी यूएस बैंक के पास यूएस डॉलर में अकाउंट मेंटेन करता है, तो एसबीआई के लिए वो एक नॉस्ट्रो अकाउंट होगा। दूसरी तरफ वॉस्ट्रो का मीनिंग होता है योर्स यानी आपका। वॉस्ट्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है कोई फॉरेन बैंक इंडियन बैंक के पास इंडियन रुपी में मेंटेन करता है। सर, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि दोनों एक्चुअली सेम अकाउंट होते हैं, बस पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। एक बैंक उसे नॉस्ट्रो बोलता है और दूसरा बैंक उसे वॉस्ट्रो बोलता है। ये अकाउंट फीमा रेगुलेशन के अंडर आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर, जुलाई 2022 में आरबीआई ने स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल ट्रेड को इंडियन रुपी में प्रमोट करना था और रुपी इंटरनेशनलाइजेशन को सपोर्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज स्टडीली रिड्यूसिंग इट्स डॉलर डिपेंडेंस इन ग्लोबल ट्रेड एज अ सीवीओ कैंडिडेट एक्सप्लेन इंडियाज रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म एंड इट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंडिया का रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म आरबीआई ने जुलाई 2022 में इंट्रोड्यूस किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को डायरेक्टली इंडियन रुपी में सेटल कर सके, बिना यूएस डॉलर या किसी थर्ड करेंसी पर ज़्यादा डिपेंड किए। सर, इस मैकेनिज्म में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। इसमें फॉरेन बैंक इंडियन ऑथराइज्ड डीलर बैंक के पास रुपए अकाउंट ओपन करते हैं। इसी अकाउंट के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट प्रोसेस किए जाते हैं। अगर एग्जांपल से समझें, तो इंडिया किसी कंट्री को गुड्स एक्सपोर्ट करता है, तो पेमेंट डायरेक्टली रुपीस में स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू सेटल हो सकता है। इससे डॉलर कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। सर, फरवरी 2025 तक 30 कंट्रीज के 123 करस्पॉन्डेंट बैंक ने 26 इंडियन बैंक के साथ टोटल 156 स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन किए थे। ये दिखाता है कि ग्लोबली भी इस मैकेनिज्म को ग्रेजुअली एक्सेप्टेंस मिल रही है। और सर, अगस्त 2025 में आरबीआई ने प्रोसेस को और इजी बना दिया बाई रिमूविंग प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। इससे सेटलमेंट मैकेनिज्म और स्मूथ हो गया। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट बेनिफिट हैं। सबसे पहला, इंडिया की डॉलर डिपेंडेंस रिड्यूस होती है। दूसरा, कन्वर्जन कॉस्ट कम होती है बिकॉज मल्टीपल करेंसी कन्वर्जन अवॉइड हो जाते हैं। तीसरा, ट्रेडर को एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी का रिस्क कम फेस करना पड़ता है। अगर सर, लॉन्ग टर्म में ये मैकेनिज्म रुपी इंटरनेशनलाइजेशन को सपोर्ट करता है। इससे इंडियन रुपी की ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ेगी और इंडिया को ग्लोबल ट्रेड में ज़्यादा फाइनेंशियल सोवरेनिटी और स्टेबिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड व्हाट इज द लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट सपोर्ट अवेलेबल टू एमएसएमई एक्सपोर्टर इन इंडिया। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एक्सपोर्ट क्रेडिट का मतलब होता है एक्सपोर्टर को दिया गया फाइनेंशियल सपोर्ट, मेनली लोन्स के फॉर्म में, ताकि वो एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ स्मूथली कंडक्ट कर सके। ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्री शिपमेंट क्रेडिट। इसमें एक्सपोर्टर को रॉ मटेरियल परचेज करने, गुड्स मैन्युफैक्चर करने, पैकिंग और शिपमेंट प्रिपरेशन के लिए फाइनेंस दिया जाता है। दूसरा होता है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। इसमें शिपमेंट हो जाने के बाद एक्सपोर्टर को वर्किंग कैपिटल सपोर्ट दिया जाता है जब तक फॉरेन बायर्स से पेमेंट रिसीव नहीं हो जाती। सर, इंडियन एमएसएमई एक्सपोर्टर को ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2026 में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी निर्यात पोषण के अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लॉन्च की थी, जो आरबीआई के थ्रू इम्प्लीमेंट की जा रही है। इस स्कीम के अंदर एलिजिबल एमएसएमई मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट एक्सपोर्टर को प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट रुपी क्रेडिट पर 2.75% पर एनम का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। इसका मैक्सिमम बेनिफिट 50 लाख पर फाइनेंशियल ईयर पर एक्सपोर्टर तक लिमिटेड है। सर, इस स्कीम का मेजर बेनिफिट ये है कि एक्सपोर्टर को बोरोइंग कॉस्ट कम होती है, लिक्विडिटी इंप्रूव होती है और इंडियन एक्सपोर्टर की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी स्ट्रेंथन होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अ बिल ऑफ lading इज एंड व्हाई बैंक्स कंसीडर इट इज द मोस्ट क्रिटिकल डॉक्यूमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बिल ऑफ lading एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो शिपिंग कंपनीज या कैरियर इशू करते हैं। ये कंफर्म करता है कि गुड ट्रांसपोर्ट के लिए रिसीव कर लिए गए हैं और उन्हें स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन तक भेजा जाएगा। सर, बिल ऑफ lading की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक साथ 3 मेजर रोल परफॉर्म करता है। पहला, ये गुड का रिसिप्ट होता है, मतलब कैरियर ने गुड रिसीव कर लिया है। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियज होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की टर्म्स एंड कंडीशन को डिफाइन करता है। और तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है। इसका मतलब जिस पर्सन के पास ओरिजिनल बिल ऑफ lading होता है, लीगली गुड की ओनरशिप उनके पास मानी जाती है। सर, इसकी ओनरशिप एंडोर्समेंट के थ्रू ट्रांसफ़र भी की जा सकती है, इवन जब गुड ट्रांजिट में भी हो। बैंकिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बैंक पेमेंट तभी रिलीज करते हैं जब कंप्लाइंट और क्लीन बिल ऑफ lading प्रेजेंट किया जाता है। बैंक्स इस डॉक्यूमेंट को ट्रेड फाइनेंस में कोलेटरल के रूप में भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये गुड्स पर लीगल कंट्रोल प्रोवाइड करता है। सर, एसबीआई जैसे लार्ज इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस नेटवर्क वाले बैंक के लिए बिल ऑफ lading बहुत क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है। एसबीआई डेली बेसिस पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट नेगोशिएशन, बिल डिस्काउंटिंग और ट्रेड फाइनेंस एक्टिविटीज़ में बिल ऑफ lading बैक ट्रांजैक्शन हैंडल करता है। इसीलिए बिल ऑफ lading को इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस का बैकबोन माना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज एंड इन व्हाट सिचुएशन वुड यू रिकमेंड इट टू अ कॉर्पोरेट कस्टमर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एक ऐसा लोन होता है जो एलिजिबल इंडियन कंपनीज या एंटिटीज फॉरेन लेंडर्स से रेज करती हैं। सिंपल वर्ड में बोले तो इंडियन कॉर्पोरेट फॉरेन कंट्रीज के बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ओवरसीज इन्वेस्टर से बोरोइंग करते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को आरबीआई रेगुलेट करता है अंडर फेमा एक्ट। सर, मैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रिकमेंड तब करूंगा जब किसी कॉर्पोरेट कस्टमर को लार्ज अमाउंट में लॉन्ग टर्म फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो और उन्हें डोमेस्टिक मार्केट के कंपैरिजन में लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट पर फंड मिल रहे हो। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग स्पेशली यूजफुल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बिजनेस एक्सपेंशन, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट और ओवरसीज एक्विजिशन जैसे पर्पस के लिए। अगर कंपनी का रीपेमेंट कैपेसिटी स्ट्रांग हो और फॉरेन करेंसी रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज कर सके, तब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एक कॉस्ट इफेक्टिव फाइनेंसिंग ऑप्शन बन सकता है। सर, इसका इम्पोर्टेंस रिसेंट ईयर में काफ़ी बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडियन कॉर्पोरेट्स ने अप्रॉक्सीमेटली $61 बिलियन रेज किए थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जो इसका ग्रोइंग यूजेस दिखाता है। और आरबीआई ने रिवाइज फ्रेमवर्क को 16 फरवरी 2026 से इफेक्टिव हुआ है। उसके अकॉर्डिंग बोरोइंग लिमिट को इंक्रीज करके $1 बिलियन या कंपनी का नेटवर्क का 300% जो भी ज़्यादा हो कर दिया गया है। इससे फाइनेंशियली स्ट्रांग कॉर्पोरेट के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और भी ज़्यादा एसेसिबल और फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग ऑप्शन बन रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, जैसा मैंने बताया था, मैं कुछ प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले आप ये प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा। जितनी भी एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिलेटेड वीडियोस आएंगी वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, ये आप शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट इसको भी सेव कर लीजिएगा। इन शॉर्ट वीडियोस में मैं वो न्यूज़ कवर कर रहा हूँ जो एसबीआई से रिलेटेड है, जो आपके एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और हो सकता है आपसे इनमें से कुछ न्यूज़ पूछे भी जाएँ इंटरव्यू में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म्स आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये शॉर्ट वीडियो बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म की बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इन वीडियो को देखिएगा। इनमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे आपको एक इफेक्टिव आंसर पैनल के सामने देना चाहिए, जिससे आपको इंटरव्यू में एक अलग ही एज मिले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी हो या सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।